दोस्तों नमस्कार। उद्धव ठाकरे ने कल अपनी पार्टी के सांसदों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। उद्धव ठाकरे के लोकसभा में 9 सांसद हैं। दोस्तों पिछला 2024 का लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं एनडीए के लिए एक सेटबैक था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ रही भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपने बलबूते पर बहुमत पाने में नाकाम रही थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 282, 303 2019 में, लेकिन 2024 में 240 पर ही यह आंकड़ा अटक गया था। और यह आंकड़ा 240 पर अटका था दोस्तों, उसमें 3 राज्य की सबसे बड़ी भूमिका थी। और वो तीनों राज्य ऐसे राज्य दोस्तों जहां पर दलितों की बड़ी आबादी है। तो क्या कनेक्शन है दलितों का, क्या कनेक्शन है इन तीनों राज्यों का, और क्या कनेक्शन है पश्चिम बंगाल के बाद महाराष्ट्र का, जिसके कारण उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी के सांसदों की, लोकसभा सदस्यों की, राज्यसभा सदस्यों की और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक कल बुलानी पड़ रही है 14 जून को। दोस्तों जैसा मैंने बताया 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया था संविधान के मुद्दे पर। जब भारतीय जनता पार्टी ने यह नारा दिया था अब की बार 400 पार, याद होगा साक्षी महाराज का बयान, याद होगा अनंत हेगड़े का बयान, याद होगा गिरिराज सिंह का बयान। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेताओं ने कहा था कि अब की बार यदि 400 भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनाव जीत कर आएंगे तो हम संविधान में संशोधन करेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तब भारतीय जनता पार्टी के इन फायर ब्रांड नेताओं ने जब हिंदू राष्ट्र की बात की थी तो विपक्ष के जितने भी नेता थे, चाहे वो राहुल गांधी हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, हर सभा में 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान की एक कॉपी लेकर घुमा करते थे कि यदि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिली तो इस देश में दलितों के अधिकार छीन लिए जाएंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, हिंदू राष्ट्र का मतलब होगा मनुवादी शासन व्यवस्था, ब्राह्मणवादी शासन व्यवस्था जिसमें दलितों पिछड़ों के लिए कोई अधिकार नहीं होंगे। और यही वो कारण था दोस्तों कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी 240 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। अब यही 3 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो नरेंद्र मोदी के निशाने पर है, भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है। पहला निशाना था पश्चिम बंगाल। विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही। 4 मई के बाद विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी लग गई कि अपना बहुमत का जुगाड़ करने में। पश्चिम बंगाल में बड़ी सफलता मिली है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 28 सांसदों में लगभग 19 या 20 सांसदों को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर महाराष्ट्र के वो सांसद हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर पहले भी उद्धव ठाकरे थे, पहले भी शरद चंद्र पवार थे, अब भी फिर एक बार उद्धव ठाकरे की बची खुची पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के निशाने पर है। फिर से शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद भारतीय जनता पार्टी और सुनेत्रा पवार के निशाने पर है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में यह मायने नहीं रखता कि ये शिवसेना के उद्धव ठाकरे के सांसद उद्धव ठाकरे को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं या एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होते हैं। शरद चंद्र पवार की 8 सांसदों की जो टीम है उसके सांसद आने वाले दिनों में बीजेपी में शामिल होते हैं या सुनेत्रा पवार के साथ जाते हैं। बीजेपी को उसे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि पता है कि उद्धव ठाकरे के सामने एकनाथ शिंदे की अपनी एक सीमा है और वो सीमा भारतीय जनता पार्टी को उस बात का एहसास है। इसीलिए लगाम देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है। दोस्तों उद्धव ठाकरे को जो ये बैठक बुलाना पड़ा है वो बैठक बुलाने का एकमात्र कारण है अपने 9 लोकसभा सांसदों को बचाना। जहां तक कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होने वाला है नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में, उसी के आसपास, उसी के इर्द गिर्द शिवसेना और शरद पवार की पार्टी भी टूटेगी। माना यह जा रहा है कि दोनों पार्टियों के, उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी, दोनों पार्टी के सांसद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। बातचीत चल रही है लगातार।
लगातार अमित शाह के संपर्क में एकनाथ शिंदे भी हैं, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी हैं, साथ ही देवेंद्र फडणवीस की तो कोई बात ही नहीं है, कैप्टन है टीम के। तो एक टीम वर्क के तहत लगातार देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में यह अभियान चल रहा है दोस्तों, अमित शाह के मार्गदर्शन में, कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर 272 का आंकड़ा छुए और एज एन एनडीए 362 का आंकड़ा, भारतीय जनता पार्टी 272 और एनडीए 362 का आंकड़ा कैसे पार करे, यह भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है। और भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर ममता बनर्जी के बाद अगर कोई दो चेहरे अगर भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हैं दोस्तों, तो वो है उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी। कारण है उसका, ममता बनर्जी की पार्टी लोकसभा में विपक्ष की बात अगर मैं करूं दोस्तों, तो सबसे ज्यादा सांसद किसके हैं? कांग्रेस पार्टी के विपक्ष में। और कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं और उसके बाद तीसरे नंबर पर ममता बनर्जी की पार्टी। ममता बनर्जी की पार्टी लगभग अब ममता बनर्जी के हाथ से निकल चुकी है, लगभग ममता बनर्जी के हाथ से निकल चुकी है दोस्तों। कुछ सांसद जो ममता बनर्जी के साथ बचे हैं, इसमें उनके भतीजा अभिषेक बनर्जी के अलावे ऐसे सांसद हैं दोस्तों जो जिन्हें भारतीय जनता पार्टी काकोली घोष के साथ भी रहने देना नहीं चाहती है बीजेपी कि ये लोग काकोली घोष के साथ आए, यानी एनडीए में भी रहें। ये बीजेपी नहीं चाहती कि कल्याण बनर्जी एनडीए में भी रहें। कल्याण बनर्जी ने तो अपने तरफ से इशारा कर दिया तब जब अभिषेक बनर्जी पर उन्होंने हमला किया। कल्याण बनर्जी ने स्पष्ट कहा ममता बनर्जी को कि या तो आप अभिषेक को चुनिए या कल्याण को चुनिए, दोनों में से एक को चुन लीजिए। लेकिन कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं है कल्याण बनर्जी को। जिस तरीके से संसद में कई बार कल्याण बनर्जी ने नरेंद्र मोदी के बारे में याद होगा आपको, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया है कल्याण बनर्जी ने, बीजेपी नहीं चाहती। वैसे ही शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी नहीं चाहती। बीजेपी के लिए लायबिलिटी होंगे शत्रुघ्न सिन्हा, बीजेपी को पता है। इसीलिए शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में कहा जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने दस्तखत कर दिया था, लेकिन उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा पलट गए, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली। कहा जाता है कि इस अभियान में सायोनी घोष सबसे पहले काकोली घोष के साथ सायोनी घोष लगी थी, लेकिन सायोनी घोष के बारे में अभी स्पष्टता से कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन चलिए आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। तो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी है, और उसके पीछे केवल बहुमत जुटाना नहीं है दोस्तों, बल्कि अमित शाह इन दोनों को, उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों को सबक सिखाना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं 2019 के लिए। 2019 में क्या हुआ था? 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने से मना कर दिया, कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। और एक बात नैरेटिव बनाया उद्धव ठाकरे ने, कहा कि अमित शाह ने बंद कमरे में उद्धव ठाकरे को कहा था कि 2.5 साल के लिए बीजेपी और शिवसेना दोनों के मुख्यमंत्री होंगे, जबकि अमित शाह ने कहा कि ये तो झूठ है, गलत बयानी कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तो फिर दूसरा मुख्यमंत्री 2.5 साल का क्यों होगा, जबकि बीजेपी और शिवसेना के विधायकों की संख्या में डबल का डिफरेंस है। बीजेपी के विधायक शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायकों की तुलना में दुगनी संख्या में थे, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा समझौता, ऐसा आश्वासन उद्धव ठाकरे को क्यों देगी? जब 2014 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ी थी, तो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की तुलना में दुगुनी संख्या में विधायक जीत कर आए थे, जब बीजेपी अपने बलबूते पे लड़ी थी, नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ी थी। और उसके बाद क्या हुआ बताने की आवश्यकता नहीं है। उद्धव ठाकरे किस प्रकार से कांग्रेस के साथ चले गए, शरद पवार के साथ चले गए,
और उसी दौरान बीजेपी और अमित शाह ने से मतभेद शरद पवार का भी हुआ। कहा जाता है विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद जब उद्धव ठाकरे ने ऐसी शर्त रखी तो बीजेपी ने प्रयास किया कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी के साथ सरकार बनाई जाए। बातचीत चली, शरद पवार की बातचीत हुई थी अमित शाह से। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने शपथ लिया, लेकिन शपथ लेने के बाद समर्थन करने से एनसीपी ने मना कर दिया। और बाद में शरद पवार ने इस बात का खुलासा किया अलग अलग टीवी चैनल के साथ बातचीत में कि ये तो हमने भारतीय जनता पार्टी को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा ड्रामा रचा था, और इसी कारण से इसी जाल में बीजेपी फंस गई। और जब बीजेपी फंस गई उसके बाद शरद पवार ने अपनी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का उद्धव ठाकरे के साथ जाने को जस्टिफाई करने के लिए ही ऐसी साजिश रची गई थी। और फिर इतिहास गवाह है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस पार्टी ने। उस कांग्रेस पार्टी ने जिसके बारे में बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि मैं जहर खाना पसंद करूंगा, कांग्रेस के साथ जाऊंगा नहीं कभी, मैं पार्टी बंद कर दूंगा, मैं पार्टी चलाना बंद कर दूंगा, शिवसेना खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी सोनिया गांधी की पार्टी के साथ कभी भी तालमेल नहीं हो सकता। लेकिन उद्धव ठाकरे चले गए। तो ये बात साबित करने के लिए, केवल बाला साहब ठाकरे की बात को झूठा साबित करने के लिए शरद पवार ने यह साजिश रची। बीजेपी फंस गई, बीजेपी अपमानित हुई। उसी दिन से बीजेपी ने महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का भी हिसाब किताब करने का फैसला अमित शाह ने कर लिया। तो 2022 याद होगा आपको दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को तोड़ने में मदद की। एकनाथ शिंदे अलग गुट बना। एकनाथ शिंदे 40 से अधिक विधायक को लेकर अलग हो गए शिवसेना उद्धव ठाकरे के से। बाद में अजित पवार भी 1 वर्ष के बाद अपने चाचा शरद पवार से अलग हुए। उसके बाद की घटनाएं आप जानते हैं। लोकसभा चुनाव में आखिर मैंने बताया, विधानसभा चुनाव दोस्तों लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद हुआ, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली। अपने बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में लड़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट लगभग 90% था। लगभग 100-150 से भी कम सीट पे लड़ी थी बीजेपी। शायद 148 या 47, मैं एग्जैक्ट फिगर अभी याद नहीं है मुझे, लेकिन 147 या 48, 150 सीट नहीं लड़ी थी बीजेपी। और उनमें 132 विधानसभा सीट जीतने में कामयाब रही बीजेपी। मैं केवल ये इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि 6 महीने के दौरान क्या हुआ था। 6 महीने के दौरान एक ही चीज हुई थी कि विपक्ष के सभी नेता संविधान की एक प्रति लेकर पूरे देश भर में घूम रहे थे। और इन 3 राज्य जहां पर दलितों की बड़ी आबादी थी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। याद रखिए दोस्तों, ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहां दलितों की आबादी लगभग 20% से अधिक है। यहां भारतीय जनता पार्टी को भयंकर नुकसान हुआ। इसीलिए ये 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हैं। तो जब टीएमसी का काम तमाम हो चुका है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी को टूट चुकी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे बची खुची पार्टी भी, कहा जा रहा है कि 9 में 7 सांसद एनडीए के संपर्क में है, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। अरविंद सावंत और अनिल देसाई को छोड़कर, अरविंद सावंत दक्षिण मुंबई और दक्षिण मध्य मुंबई के अनिल देसाई, इन दोनों सांसदों को छोड़कर और जितने 7 सांसद हैं, चाहे वो ओम राजेंद्र निंबालकर हो, संजय देशमुख हो, नागेश पाटिल हो, या फिर संजय जाधव हो, राजा भाऊ बाझे हो, भाव साहब वाकचौरे हो, संजय दीना पाटिल हो, ये सभी के सभी कहा जा रहा है कि एनडीए और बीजेपी, शिवसेना उद्धव एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। और लगभग स्थिति यही है कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन 272 और एनडीए का मिशन 362, डीएमके कांग्रेस से अलग हो चुकी है। स्पीकर को अपनी अलग सीट, कांग्रेस से अलग सीट अलॉट करने के लिए डीएमके ऑलरेडी लिख चुकी है लोकसभा स्पीकर को। लगभग 20 सांसद टीएमसी के
अब आप अनुमान लगा लीजिए, फिर शिवसेना के साथ कहा जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी के भी 6 सांसद एनडीए ज्वाइन करने को तैयार हैं। तो 7, 6, 13 महाराष्ट्र से निकल रहा है, 20 निकल चुका है पश्चिम बंगाल से, माना यह जा रहा है कि आंकड़ा 22 तक जा सकता है। तो चलिए 20 और 13 33 और 22 सांसद हैं डीएमके के, 33 और 22 55, 55 लगभग सांसदों का इंतजाम कर चुकी है। 15 से 20 के आसपास और सांसदों की आवश्यकता है जब 2/3 बहुमत होगा एनडीए के पास। और जब 2/3 होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सत्र में, यह संसद का जो यह सत्र है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि डिलिमिटेशन बिल को फिर से एक बार और महिला आरक्षण बिल को फिर से एक बार नए रूप में संसद में पेश करे और उसे पारित कराए। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर डिलिमिटेशन का बिल पारित कराना चाहती है और इसका यह मकसद है। तो अब देखिए आगे आगे होता है क्या। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। आज जो संभावना दिख रही है यही कि कभी भी आपके पास सूचना आएगी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के 7 सांसद, जैसे अचानक खबर आया था ना कि आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा सहित, हरभजन सिंह सहित 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला कर लिया। अचानक आया था। किसी ने कल्पना किया था कि टीएमसी के 20 सांसद ममता बनर्जी को छोड़ देंगे? किसी ने कल्पना किया था कि टीएमसी के प्रतिदिन 1 सांसद इस्तीफा दे रहे हैं? सुखेंदु सेन ने दिया पहले, कोमल मलिक जो कि 2 महीना पहले सांसद बनी थी दोस्तों, कोमल मलिक मात्र 2 महीना पहले ममता बनर्जी ने उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया, मात्र 2 महीना पहले कोमल मलिक को उन्होंने साथ छोड़ दिया। प्रकाश चिकबराइक उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो यह स्थिति है। किसी ने कल्पना किया था कि ममता बनर्जी के गृह क्षेत्र भवानीपुर, जिस लोकसभा सीट के अंदर आता है, माला राय ममता बनर्जी का साथ छोड़ देंगे? किसी ने सोचा नहीं था दोस्तों। कल अगर आपको पश्चिम बंगाल से यह खबर मिले दोस्तों कि राजीव कुमार, वो आईपीएस ऑफिसर जिसे बचाने के लिए ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की मर्यादा को तोड़ दिया था, वो राजीव राय भी टीएमसी से इस्तीफा न दे दे, राज्यसभा से इस्तीफा न दे दे, यह स्थिति है। और ऐसी परिस्थितियों को आप कैसे लेते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।